नमस्कार दोस्तों। मेडिवल हिस्ट्री की चर्चा हम लोग कर रहे थे और इसमें मुग़ल साम्राज्य हमारा डिस्कशन चल रहा है। शासक इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके प्रशासन से संबंधित जो भी बातें थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी उस समय उसको कंप्लीट कर लिया है। सामाजिक जो विशेषताएं थी उसको हमने देख लिया है। आज का जो टर्म है वो स्थापत्य पे हमको चर्चा करनी है, इम्पोर्टेंट है। स्थापत्य स्थापत्य के अंतर्गत बात हम जो करेंगे शासकों के अकॉर्डिंग करेंगे और पहले भी करते आए हैं। जैसे किसके समय चित्रकला का विकास हुआ, किसके समय मूर्तिकला, संगीत, इन सब का विकास हुआ, ऐसे ही स्थापत्य की चर्चा भी हम करेंगे। सबकी अलग अलग रुचि होती है। अलग अलग शासकों ने अपनी रुचि के अनुसार, और समय जैसे जैसे बदलता चला जाता है उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं, तो उसके अनुसार इसका विकास किया। जो अलग अलग शासक हुए हैं उनमें जो स्थापत्य हम देखेंगे उसमें मस्जिदों का निर्माण वो करवाएंगे, तो मस्जिदों का निर्माण इम्पॉर्टेंट होगा। मस्जिदों के निर्माण के अलावा बहुत सारे मकबरे बनेंगे, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। किले बनेंगे, नगर बसाए जाएंगे, बहुत बार बाग लगवाए जाएंगे, महल बनाए जाएंगे, उद्यान बनाए जाएंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट होंगे। जो मुग़ल वास्तुकला है, मुग़ल वास्तुकला के बारे में अगर हम बात करें तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य का ये अंतिम पड़ाव माना जाता है। इसमें ईरानी, तुरानी, ये सब शैलियाँ जो हैं आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ में सल्तनत कालीन जो भारतीय तत्व थे उनका भी समावेशन इसमें पाया जाता है। मुग़ल जो वास्तुकला होगी उसमें कौन कौन से पत्थर प्रयुक्त होंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इस पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे उस समय खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, इन तीनों का इस्तेमाल होगा, है ना। लाल बलुआ पत्थर भी मिलेगा, खुरदुरा पत्थर भी मिलेगा और संगमरमर भी मिलेगा। इन तीनों का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अब प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो ऐसे पूछे जाएंगे, इसमें मैच करने की कौन सी स्थापत्य में, कौन सी इमारत में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है, एक तो प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर कौन सी स्थापत्य, कौन सी इमारत या कौन सा क्या निर्माण है वो किसने कराया है, ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कभी कभी इनकी विशेषताओं पर भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो मैच करने वाले प्रश्न और इस तरीके के सारे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। पित्रा-दुरा तकनीक भी इसमें आपको मिलेगी। संगमरमर पत्थर पर जवाहरात का जड़ाऊ काम जो मिलता था वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो मुग़ल वास्तुकला जो होगी वो अपनी पहचान रखेगी इस तरीके से, ठीक है ना। मुग़ल वास्तुकला जो होगी वो अपनी पहचान ऐसे ही रखेगी। जो इसकी पित्रा-दुरा तकनीक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। इससे इसमें भव्यता आएगी, इसमें सजावट होगा, इसका अलंकरण होगा, है ना। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कई बार बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। छोटी सी आदत, आप रोज़ एक आदत आपने डाल लिया कि हमको 100 क्वेश्चन देखने हैं, हमको 50 MCQ तैयार करने हैं, आपके कंपटीशन में एक नया निखार आ जाएगा। मुग़ल वास्तुकला का जो विकास क्रम है उस विकास क्रम को अगर देखें तो शुरुआत इसकी जो वास्तुकला है इसका जो स्टार्टिंग है, प्रारंभ जो हो गया वो बाबर के समय हो जाएगा। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, बाबर के समय हो जाएगा। जब इसकी डेवलपमेंट की आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये डेवलप होगी अकबर के समय। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अकबर के समय होगा, और अकबर के बाद में जब शाहजहां आएगा तो ये बिल्कुल एपेक्स पे पहुंच जाएगी, चरम पे पहुंच जाएगी शाहजहां के समय। शाहजहां के समय बिल्कुल चरम पे पहुंच जाएगी। लेकिन जब औरंगजेब आएगा तो इसका एंड हो जाएगा, ये पतन हो जाएगा इसका, जब औरंगजेब आएगा। अब ये आप स्केल याद रखिएगा, ये पूरा ऐसे ये चलेगा। स्टार्टिंग बाबर के समय होगी, विकास अकबर के समय होगा, चरम पे शाहजहां के समय पहुंचेगी और पतन हो जाएगा औरंगजेब के समय। बाबर काल की अगर बात करें, जब बाबर था तब स्थापत्य में क्या हुआ, तो बाबर का काल जो है उसको हम सबसे पहले देखेंगे, है ना। बाबर के काल में जो स्थापत्य है उसमें आपको, जैसे बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, वो ईरानी शैली को अधिक पसंद करेगा। बाबर की जो शैली होगी उसमें शिल्पगत सौंदर्य उतना नहीं मिलेगा, लेकिन विशालता मिलेगी। बाबर के यहाँ ध्यान रखिएगा, विशालता, बिग होना इसका सबसे बड़ा मतलब ये सबसे बड़ी विशेषता ये होगी, बिग होना, इसके विशाल होना।
और विशालता जब होती है, बाबर के समय की आप स्थापत्य देखेंगे तो सब बड़ा बड़ा आपको मिलेगा, है ना। और इसके लिए वो अल्बानिया से विशेषज्ञ बुलाता था कि विशाल बनाओ, अद्भुत बनाओ, है ना। जैसे पानीपत की काबुली बाग मस्जिद है, संभल की जामी मस्जिद है, ये मीर बाकी द्वारा तैयार की गई, जैसे बाबरी मस्जिद है, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट उस समय हो जाएंगे, है ना। आगरा का राम बाग है, तो काबुली बाग मस्जिद, ये आपसे पूछ लिया जाएगा ये कहाँ है, तो काबुली बाग जो मस्जिद है ये कहाँ थी, ये आपसे पूछ ली जाएगी। ऐसे आपको ऐसे मिल जाएगा कि जामी मस्जिद कहाँ थी, है ना, तो जामा मस्जिद या जामी मस्जिद, और ये जो मस्जिद है ये कहाँ थी, तो ये संभल में हो जाएगी। काबुली जो मस्जिद है वो पानीपत में मिल जाएगी आपको। ऐसे जो यहाँ पे अयोध्या की इमारत है बाबरी मस्जिद, तो ये अयोध्या में बाबरी, ये सब अपनी विशालता के लिए देखिए जानी जा रही है। बाबरी मस्जिद ये कहाँ, अयोध्या में आपको मिलेगी। और जो बाबरी मस्जिद है ये मीर बाकी के द्वारा तैयार की गई थी, मीर बाकी ने इसको तैयार किया था। रामबाग आगरा का, ये सब मीर बाकी ने रामबाग का भी डिज़ाइन बनाया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अपनी विशालता के लिए जानी जाती है। बहुत सुंदर ये नहीं दिखेंगे, लेकिन अपनी विशालता के लिए ये जानी जाती है। बाबर के बाद में जो अगला काल आता है वो अकबर का काल आता है। अकबर, और अकबर का जो ये काल है, अकबर ने क्या किया, अकबर के समय ये डेवलप करेगी। मैंने आपको क्या बताया, इसका डेवलपमेंट होगा अकबर के समय। हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय यहाँ पर हो जाएगा। अकबर के जैसे धर्म था, जिस धर्म को उसने अपनाया, जैसे उसने शासन पद्धति अपनाई, ठीक वही प्रभाव उसके स्थापत्य पे भी दिखेगा। तो अकबर का जो धर्म होगा वैसे ही इसकी ये शैली भी होगी। हिंदू मुस्लिम शैलियों का इसमें समन्वय आपको मिलेगा, है ना, हिंदू और मुस्लिम शैलियों का समन्वय यहाँ पर मिलेगा। अब अकबर के समय की जैसे एक इमारत आपको हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है वास्तव में अकबर की जो माता जी थी, हुमायूं की विधवा थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने बनवाया था, लेकिन ये तैयार हुआ था अकबर के समय, है ना। आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाज़ा कब, गुजरात विजय के समय, इलाहाबाद का किला, तो ये सब फतेहपुर सीकरी का जो पंचमहल है ये अकबर के समय आएंगे। अब हुमायूं का जो मकबरा है, इस पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, टम्ब ऑफ हुमायूं का मकबरा देखने लायक है, आप देखिए जाके, है ना। यहाँ पर स्थापत्य में जो भारत में चीज़ें हैं उनमें मुग़ल कालीन स्थापत्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा, सबसे पहले हुमायूं का मकबरा, और हुमायूं का मकबरा कौन बनवा रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। और इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी ये भी मैंने आपको बताया था, हमीदा बानो बेगम, ये इसका निर्माण करा रही हैं, और गियास मिर्जा बेग ये इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है ना। ये डिज़ाइन तैयार करने वाले होंगे गियास मिर्जा बेग, और ये फारसी शिल्पकार थे। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, रेड कलर का है, चारबाग शैली पर यह आधारित है ना। और इस इमारत में दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। अभी एक तुरान शब्द आया था, तुरान शब्द आया कि तुरानी का भी इसमें प्रभाव पड़ता है, जो मुगल स्थापत्य कला है। जो तुरानी क्षेत्र है, अरल सागर आप देख रहे हैं ना, अरल सागर के ईस्ट का जितना भी क्षेत्र है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो पूरे क्षेत्र हैं वो उसमें आते थे, ठीक है। तो ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी इमारत की डिज़ाइन का फिर कॉपी किया गया, और इसी को आगे चल के ताजमहल जो है, ताजमहल इसी के आधार पर बना। आप छोटा ताजमहल इसको मान सकते हैं। ताजमहल कितना ये सुंदर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ताजमहल इसी के आधार पर बना है। आगरा के किले की अगर हम बात करें तो आगरा के किले की जो आगरा शहर जो है वो सिकंदर लोधी बसाएगा। आगरा का किला तो सिकंदर लोधी ये शहर बसाएगा। जो आगरा शहर है इसको सिकंदर लोधी बसाएगा, और सिकंदर लोधी 1504 में इसकी स्थापना कर देगा, कहीं कहीं 1506 भी आपको मिलेगा। लेकिन आगरे का जो किला है वो सिकंदर लोधी ने नहीं बनवाया था। आगरे का जब किला की बात आएगी तो इसको अकबर बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने इसका निर्माण कराया था। बहुत ये मीलों में, इसका 1.5 मील में ये पूरा फैला हुआ है। 70 फीट ऊंची दीवारें इसकी हैं। दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट, इसके 2 दरवाजे हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो दिल्ली गेट, एक गेट ये मिलेगा, है ना, एक गेट आपको ये मिलेगा और एक अमर सिंह गेट इसमें मिलेगा, ये 2 दरवाजे। अब राजपूत जो नीति थी उसी के आधार पर देखिए
तो अमर सिंह गेट भी आपको एक मिल जाएगा। प्रभाव देखिए, इसमें नाम तक आपको हिंदू का मिल जाएगा, है ना। तो ये जो अकबर ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले दो राजपूत थे, जयमल और फत्ता, उनकी मूर्तियां भी इसमें लगवाई ये किले में। तो एक जयमल था और दूसरा था फत्ता, इनकी मूर्तियां इस किले में आपको मिल जाएंगी। आगरे के किले के बारे में इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगरे के पास ही लगभग 36-40 किलोमीटर आप जाएंगे तो फतेहपुर सीकरी का किला आपको मिलता है। फतेहपुर सीकरी का जो किला है वो अपनी पत्थर पर संगत राशि का काम वहाँ पर चलता रहता था। सीकरी रूपबल एक स्थान हुआ करता था, वहीं पर यह निर्मित किया गया। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये किससे निर्मित है, तो लाल बलुआ पत्थर से एक घेरा निर्मित किया गया था और उसी घेरे के अंदर किले का निर्माण कराया गया था। और अकबर ने इसको क्या किया था, जो फतेहपुर सीकरी का किला है उसको राजधानी बनाया था अपना। फतेहपुर सीकरी को ये राजधानी बनाता है, तो किले के अंदर जितनी प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी को ये स्थापित करता है अकबर। ठीक है, तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का जो किला है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी का किला, और फतेहपुर सीकरी का जो किला है ये प्रशासनिक राजधानी उस समय इसका हुआ करता था, प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, और इसको लाल बलुआ पत्थर के घेरे से ऐसे आपको मिलेगा ये, और यहीं पे आपको बुलंद दरवाज़ा मिल जाएगा। बुलंद दरवाज़ा जब गुजरात विजय करके ये आता है तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाता है। फतेहपुर सीकरी की जो डिज़ाइन है, ये एक बार प्रश्न पूछा गया किसने इसको तैयार किया था, तो ये बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन ने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी, है ना। दीवाने आम वहाँ पर आपको मिलेगा, दीवाने खास मिलेगा, जामा मस्जिद मैं गया भी हूँ, देखा है, इबादत खाना मिलेगा। वास्तव में बढ़िया स्थान है, आपको लगेगा कि हाँ ये लोग कुछ दे के गए। सलीम चिश्ती का मकबरा इसी प्रांगण में आपको मिल जाएगा। बुलंद दरवाज़ा यहीं पर आपको मिलेगा। वहीं पे मीना बाज़ार, हवा महल, है ना, पंच महल, जोधा का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ये जितने भी स्थापत्य हमने आपको बताया सब वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो ये था अकबर का काल। जब जहांगीर का काल आता है तो जहांगीर के काल में, अकबर के बाद जब आएगा तो जहांगीर के काल में थोड़ी सी समस्या आएगी। वास्तुकला की जगह पे वो चित्रकारी पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो अब जहांगीर का काल हम अगर देखें तो जहांगीर में स्थापत्य आपको नहीं मिलेगा, ये चित्रकारी पर ध्यान देगा, बाग बगीचों पर ध्यान देगा, बाग बगीचे ये बनवाएगा। तो चित्रकारी और बाग बगीचे इसके समय ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो जहांगीर का काल स्थापत्य का विश्राम काल कहा जाता है। स्थापत्य का इसको विश्राम काल कहते हैं, जो जहांगीर का समय रहेगा, क्योंकि स्थापत्य पर ये ध्यान ही नहीं देगा, है ना। जहांगीर काल में ऐसा नहीं है कि कुछ बनेगा नहीं, जो ज़रूरी चीज़ होंगी, जैसे अकबर गया तो उसका मकबरा बनवा देगा, एतमाउद्दौला का मकबरा बन जाएगा। वो भी ये नहीं बनवा रहा है, इसमें दूसरों की कोशिशें भी हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में बन जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जैसे अकबर का मकबरा, अब अकबर का मकबरा है कहाँ, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में, ये बनवा देगा। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, तो अब्दुल रहीम खान खाना, तो खान खाना का मकबरा जो होगा ये कहाँ है, ये दिल्ली में इसका निर्माण करा दिया जाएगा, दिल्ली में। अनारकली का मकबरा लाहौर में बनवाया जाएगा, अनारकली इसका मकबरा ये लाहौर में, ये इसके समय बनेगा। ऐसे ही जो निर्माण कार्य है, जैसे जहांगीर का खुद का मकबरा लाहौर में बन जाएगा, ये भी कहाँ बन जाएगा, लाहौर में बन जाएगा। जहांगीर का जो खुद का मकबरा है ये लाहौर में बन जाएगा। जो कश्मीर में शालीमार बाग है वो इसी समय जहांगीर के काल का ही है। एतमाउद्दौला का मकबरा ये आगरा में बनेगा, एतमाउद्दौला का मकबरा, इसका मकबरा ये आगरा में बनेगा। तो ये जहांगीर के समय, लेकिन ज़्यादातर क्या बने हैं, मकबरे, है ना, मकबरे ही बने हैं। सिकंदरा में अकबर का बनेगा, और सिकंदरा में ही एक मरियम उज जमानी का मकबरा भी आपको मिल जाएगा। अकबर के मकबरे के निकट एक बाग में उसने मरियज उज जमानी का मकबरा भी सिकंदरा में ही बनाया था। तो सिकंदरा में मरियज उज जमानी का, मरियम उज जमानी
इसका मकबरा भी निर्मित कराया था सिकंदरा में ही। तो सिकंदरा में इसी के अकबर के मकबरे के पास ही, तो ये बनवा देगा वो। एतमाउद्दौला का जो इसमें मकबरा है, इसमें मिश्रण आपको मिलेगा, शाहजहां की शैली भी मिल जाएगी और अकबर की शैली जो है वो भी, उसी के बीच की कड़ी, ऐसा आप कहिए, मिश्रण की जगह पे अगर आप इसको कहें कि बीच की कड़ी है किसके, अकबर और शाहजहां की, तो अकबर और शाहजहां के बीच की कड़ी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है। एतमाउद्दौला के मकबरे पे आपसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए होता यह है कि डेवलपमेंट ऐसे चलते रहते हैं, तो कभी कोई भी शैली प्रभावी हो सकती है, तो अगर कोई भी शैली प्रभावी हो सकती है तो कभी ऐसा भी काल आ सकता है कि मिश्रण आपको मिल जाए, दोनों की विशेषताएं उसमें मिले। ठीक है, तो ये जो एतमाउद्दौला का मकबरा है, ये अकबर और शाहजहां की दोनों के बीच की है, और नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था, एतमाउद्दौला के मकबरे का। एतमाउद्दौला का जो मकबरा है, एतमाउद्दौला के मकबरे का निर्माण, बताओ, ये हैं मकबरे, इनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यानी कि ये अपने आप में अनूठे हैं। तो नूरजहां इसको बनवाती हैं, नूरजहां, है ना, और इसका निर्माण वही 1626 से 28 के बीच में इन्होंने कराया था। मिर्ज़ा गयास बेग, है ना, तो मिर्ज़ा गयास बेग ने इसका निर्माण इसमें मेन वो थी, और एतमाउद्दौला की पुत्री थी नूरजहां, तो उन्होंने इसको निर्मित कराया था। आगरा में यमुना के किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये इमारत है, और इसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। पित्रादुरा शैली, तो जड़ाऊ कार्य होता था, सफ़ेद संगमरमर का जो पत्थर है, पत्थरों पर जवाहरात चढ़े जाते थे, वही पित्रादुरा शैली होती थी। और वाइट वाइट देखेंगे उसमें लाल हरा वो सब कुछ बना हुआ है, बहुत बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है। तो उस समय यही काम किया जाता था, मतलब वो ऐसी पेंटिंग है, उसको पेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही बनी है हज़ारों साल से, मतलब सैकड़ों साल तो हो ही गए हैं, सैकड़ों साल से। ठीक है, सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है, उसमें हिंदू मुस्लिम शैली आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में बौद्ध और ईसाई शैलियों का भी प्रभाव, क्योंकि अकबर जो है वो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, तो उनके मकबरे में भी ये दिखेगा आपको। ठीक है, अगला जो है जैसे शाहजहां का काल आता है, शाहजहां। अब जो शाहजहां का काल है, शाहजहां के काल में ये चरमोत्कर्ष पे पहुंची, अपेक्स पे पहुंची मुगल स्थापत्य कला, पित्रादुरा तकनीक निखर कर सामने आ जाएगी। शुरुआत तो जहांगीर के समय और वहाँ से हो जाएगी, लेकिन जो अपने व्यापक रूप में आएगी, निखर कर सामने आएगी, तो शाहजहां के काल में आएगी। मेहराब, गुंबद, बुर्ज, परकोटा, इन सब का आदर्श संतुलन अगर आपको देखना है तो सबसे संतुलित स्थापत्य का निर्माण इसी समय आपको मिलेगा। और ये संतुलन किसके किसके बीच में, जो गुंबद बन रहे हैं, कितने आकार के होने चाहिए, कितने ऊंचाई पे होने चाहिए, कितना कैसा होना चाहिए, मीनार जो बन रही हैं, उन सब का एक सही अनुपात, सही संतुलन इनके समय आपको देखने को मिलेगा। आगरा के किले का पुनरुद्धार कराएगा शाहजहां, है ना, आगरा किले का पुनरुद्धार शाहजहां कराएगा, पुनरुद्धार करा देगा शाहजहां, है ना। और दिल्ली में जो लाल किला, जामा मस्जिद, तो उसका निर्माण ये कराएगा। आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत जो ताजमहल है, उसका स्थापत्य की दृष्टि से कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में, उसका निर्माण ये कराएगा। तो दिल्ली का जो लाल किला है ना, दिल्ली का, तो दिल्ली का लाल किला कौन बनवाएगा, शाहजहां। जो लाल किला कहाँ का है, दिल्ली का, इसका निर्माण शाहजहां। जो ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण कौन कराएगा, शाहजहां। वही नूरजहां जो है, नूरजहां की याद में करवाएगा ताजमहल। मुमताज़ किसकी याद में कराएगा ये बताइए, नूरजहां की याद में नहीं कराएगा, मुमताज़ बेगम थी उनकी याद में कराएगा। वो तो इनकी कौन हो जाएंगी, ये सब संबंध याद रखिएगा, थोड़ा भूलिएगा नहीं। मुमताज़ खैर वो ताज आ ही रहा है, तभी ताजमहल इसको कहेंगे, ठीक है ना। शाहजहानाबाद शहर भी स्थापित ये करेगा, शाहजहानाबाद ये शहर स्थापित करेगा कौन, शाहजहां स्थापित करेगा, है ना। चरमोत्कर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो शाहजहां को ही आप टिक करेंगे। मुगल काल को स्वर्ण युग भी इसी को कहेंगे, तो चरम पे यहीं पे पहुंचेगा और यही स्वर्ण युग होगा मुगल काल की स्थापत्य का ये स्थापत्य का ये चरम और स्वर्ण युग कहलाएगा, जो शाहजहां का काल होगा, ठीक है।
एक दो बार कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लाल किले पे आपसे थोड़ा सा डीप में पूछ लिया गया है। तो लाल किला जो है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। 1648 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। 1648 लाल बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया। इसके अंदर आपको कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा यहाँ पर स्थित नहीं है। तो लाल किले में आपको क्या क्या स्थित है ये भी जानना चाहिए। लाल किले में आपको रंग महल मिल जाएगा। लाल किला किसने किसने घूमा है तो वो जानते होंगे। नौबत खाना मिलेगा, दीवाने आम दीवाने खास, तो आम और खास ये दोनों मिलेंगे। दीवाने आम दीवाने खास, नौबत खाना इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हीरा महल भी मिल जाएगा। रंग महल के साथ में हीरा महल भी ध्यान रखिएगा, ये इसमें मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जब बहुत डीप में जाके पूछेगा तो ये पूछ लेगा। अब लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद मिलती है। तो मोती मस्जिद जो है, यहीं पे एक मोती मस्जिद मिलेगी। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण औरंगजेब करवाएगा। जो अंतिम शासक होगा तो औरंगजेब इसका निर्माण करवाएगा, जो मोती मस्जिद है। हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनवाए थे। एक सावन मंडल उसको कहते थे और एक भादो मंडल। तो ये जो मंडल थे, यहाँ पे फव्वारा भी लगाया गया था, ये पूरा फील्ड थे। तो ये सावन मंडल और भादो मंडल, सावन मंडप और भादो मंडप, ये भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे, सावन और भादो मंडप, कहाँ पे, लाल किला में। सावन व भादो मंडप, ये जो बाग था उसको देखने के लिए, उस बाग का नाम क्या था, हयात बख्श बाग। ठीक है। एक दीवाने खास में एक पंक्ति है, एक बार वो पूछी गई है कि ये धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये दीवाने खास में अंकित है। यहाँ पर जो ये दीवाने खास है यहाँ का, लाल किले का, तो वहाँ पर ये है। दीवाने खास दीवाने आम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, फतेहपुर सीकरी में भी दीवाने खास दीवाने। आप वहाँ भी जाएंगे राजस्थान में, आमेर का किला देखेंगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। दीवाने खास और दीवाने आम में क्या होता था, खास में और आम में आम जनता की जो मीटिंग होती थी, जहाँ पे जनता मिल सकती थी। दीवाने खास में केवल जो खास लोग हैं उनकी मीटिंग होती थी। ये सारी चीज़ें। अब जैसे इसी समय जो शाहजहाँ का काल होगा, पित्रादुरा शैली का प्रयोग खूब चरम पे होगा। पित्रादुरा जैसे हार्ड स्टोन कहते हैं, पित्रादुरा का मतलब क्या है, हार्ड स्टोन, या मतलब जो थोड़ा सा कठोर टाइप का पत्थर हो, जो ऊपर जड़ाऊ काम किया जाए। तो मुगल स्थापत्य में शाहजहाँ के समय इसको खूब किया गया है ना। और ये जो कला है ये इटली के रोम में प्रयुक्त हुई, और बाद में इसको जो फ्लोरेंस के वहाँ के कलाकार थे उन्होंने इसको शीर्ष पे पहुँचाया था। फिर आता है औरंगजेब का काल। औरंगजेब के समय आप जानते हैं कि औरंगजेब जो था वो बहुत कट्टर मुसलमान था। ठीक है। औरंगजेब पूरा शरीयत के नियम कानून के आधार पर अपनी शासन व्यवस्था चलाता था। म्यूजिक का तो विरोधी होगा ही, साथ में इसके अभी आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। उसमें जो उस समय की बहुत ज़्यादा कुछ इमारत आपको नहीं मिलेगी। जैसे उस समय कुछ इमारतें आपको मिलेंगी, बहुत ज़्यादा ये भी ध्यान नहीं देगा, ख़त्म हो जाएगा ना इसी के समय। जैसे उस समय आपको मिलेगा बादशाही मस्जिद एक मिल जाएगी, और मोती मस्जिद जो लाल किला में मैंने बताया था, तो एक बादशाही मस्जिद मिलेगी, बादशाही मस्जिद। लेकिन मोती मस्जिद खूब पूछी जाती है क्योंकि लाल किले के अंदर है मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद तो ये लाल किला जो रेड फोर्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। इसका निर्माण औरंगजेब कराएगा, औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं हम ना। और जो बादशाही मस्जिद है इसका निर्माण लाहौर में कराया जाएगा। कहाँ पर, लाहौर में इसका निर्माण कराया जाएगा। ये औरंगजेब के द्वारा। ये दो, रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो ये भी औरंगजेब के समय। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है ये कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बहुत बार पूछा गया है। इसका निर्माण ये कराएगा। इस समय की ये प्रमुख इमारतें हैं। औरंगजेब की बेगम जी थी दिलशाद बानो बेगम या रबिया उद दौरानी,
उन्हीं की याद में। उसका नाम रबिया उद्दौरानी भी था ना, रबिया, उसी के साथ औरंगजेब पूरा रहता है पूरी ज़िंदगी, तो उसी, ये वाइफ थी इसकी, तो उसी की याद में इसको ये करवाएगा, है ना। और इसके जो वास्तुकार होंगे अहमद लाहौरी के पुत्र होंगे अताउल्ला खान नहीं जो गायक हैं, ये दूसरे अताउल्ला हैं पुराने, है ना। और हंसपत राय, तो अताउल्ला और हंसपत राय, इनकी सेवा ली जाएगी रबिया उद दौरानी का मकबरा बनाने में, ठीक है। संगमरमर से इसका निर्माण किया जाएगा। कौन सा संगमरमर, इसमें कौन सा संगमरमर इस्तेमाल होगा बताइए? संगमरमर का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। ये तो बात हो गई उस समय की स्थापत्य कला की। अब जरा सा हम चित्रकला पे बात कर लें, जबकि हमने बहुत सारा डिस्कशन इस पे किया है। बाबर ने जब इस वंश की शुरुआत की थी तो बाबर के समय से ही क्या हुआ, ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार विजहाद आपको मिल जाएंगे, उनकी चित्रों की समीक्षा उसने की थी, है ना। और बाबर जो था वो भी चित्रकला में व्यापक रुचि लेता था। हुमायूं फिर आता है तो हुमायूं भी इसमें, अब जैसे अली शमद होते हैं ये उसी के समय होते हैं, है ना। अली शमद जो है वो उसी के समय होते हैं, हुमायूं के समय अब्बुस समद नाम होता है, अब्बुस समद होते हैं। और सैयद अली होते हैं, मीर सैयद अली, अली समद नहीं, अब्बुस समद और मीर सैयद अली, ये हुमायूं के समय आपको मिल जाते हैं। मुग़ल चित्रकला का जो विकास है आप देखेंगे, स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्र जो शैली थी उसका सम्मिलित रूप आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे मुग़ल शैली के जो चित्र होंगे उसमें क्या दिखाया जाएगा, चित्रकला की हम बात कर रहे हैं, चित्रकला। और चित्रकला में जो भी दरबार का शान शौकत होगा, दरबारी शानो शौकत, शानो शौकत इसमें दिखाया जाएगा, दरबार की शान को दिखाया जाएगा, है ना। जैसे राजा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे दिखाया जाएगा, बादशाह जैसा काम करेंगे उसके हिसाब से इसका विकास होगा, है ना। महीन काम इसको आपको मिलेंगे, महीन काम, छोटे ब्रश से किए जाने वाले काम, है ना। रंग बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से यहाँ मुग़ल शैली का जो रंग विधान होगा वो दोनों से भिन्न आपको मिलेगा। लाजवर्दी और सुनहरे रंग का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, लाजवर्दी और सुनहरा रंग, है ना, प्लस सुनहरा रंग, ये इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस समय की जो चित्रकला है, दरबारी शानो शौकत को ही दिखाया जाएगा, है ना। और जैसे ये जो उस समय की कूची हैं, ब्रश हैं, वो किससे बनाए जाते थे? एक बार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गिलहरी के बालों से बनाए जाते थे। गिलहरी के बालों से कूची और ब्रश बनाए जाएंगे। उस समय के जो कूची और ब्रश होंगे वो गिलहरी के बालों से बनाए जाएंगे। अब आज अगर बनाना शुरू कर दें तो इतने ज़्यादा लोग पेंटर हैं, तथाकथित पेंटर बहुत सारे हैं, तो वो पेंटर जो हैं वो सब गिलहरी को मार डालेंगे। खैर अब आप तो बढ़िया ब्रश वैसे भी आ गए हैं। तो इस समय के जो चित्र हैं वो बनाए किस पे जाएंगे, तो कपड़ों पे भी बनाए जाएंगे, है ना, और चांदी और स्वर्ण पे भी बनाया जाएगा। लेकिन कागज़ पर भी चित्र मिलेंगे, कपड़े पे मिलेंगे, दीवारों पर बना दिए जाएंगे, हाथी दांत पर भी आपको चित्र बनाए जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा कागज़ पर, यानी कागज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, कागज़ का प्रयोग होगा चित्रों के लिए, इसी पर कागज़ पर चित्र सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाए जाएंगे, है ना। और जहांगीर जो होगा, जहांगीर कालीन जो चित्रकला होगी वो सबसे चरमोत्कर्ष पर होगी। जहांगीर के समय जो चित्रकारी है तो उसमें एक तो मुग़ल चित्रकला जो होगी उसको फारसी प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी, और इस समय जो चित्रकला होगी उसमें भारतीय, जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें तो जहांगीर के समय जो फारसी है, फारसी तत्व है, तो फारसी तत्व समाप्त होंगे और यहाँ से भारतीय तत्व आपको मिलेंगे, भारतीय तत्वों का समावेश इसमें हो जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन जहांगीर के समय आपको देखने को मिलेगा। रूढ़ियाँ खत्म होने लगेंगी, वास्तविकता इसमें दर्शाई जाने लगेगी, है ना। और अब जैसे अकबर काल में बादल रुई के गट्ठर जैसे दिखते थे, है ना, लेकिन जब जहांगीर का काल आएगा तो बादल देखेंगे आप तो बादल जैसे दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको रुई के गट्ठर की तरह दिखा दिया जाए। प्रकृति का समावेशन इसमें हो जाएगा, सजीव चित्र उसके बनने लगेंगे, पशु पक्षी फूल के चित्र बनने लगेंगे, वनस्पतियों को उकेरा जाएगा, धार्मिक चित्र बनने धीरे धीरे कम हो जाएंगे, वास्तविकता दिखाना इसमें चालू करेंगे।
छोटे आकार के चित्र बनने लगेंगे, है ना। जैसे बहुत बार जो छोटे आकार के चित्र होंगे तो उसमें छोटे आकार के चित्र में माला चढ़ाना आसान है, बहुत छोटे आकार के चित्र पे पगड़ी पहनाना आसान है, इस तरीके के चित्र बनने लगेंगे, है ना। छवि चित्रों के प्रचलन के साथ साथ चित्रकला में इस समय एल्बम भी आएगा। मुरक्का शैली उसको बोलते हैं, मुरक्के शैली। तो मुरक्के शैली का मतलब क्या है, एल्बम शैली भी आ जाएगी। एल्बम, एल्बम जैसे आजकल आप अपनी यादों का एल्बम रखते हैं ना, तो वैसे ही मुरक्के शैली यानी एल्बम। अलंकृत हाशिए, जैसे किनारे किनारे आप बॉर्डर देखते हैं, इन सब का प्रयोग होने लगेगा। अब जहांगीर के समय के कुछ चित्र हैं, जैसे ईरान का शाह उस समय अब्बास आता है तो उसका स्वागत करते हुए, शाह अब्बास का स्वागत, एक चित्र आपको ये मिल जाएगा। वर्जिन मैरी का चित्र, ये जहांगीर लिए रहेगा, जहांगीर लिए रहेगा, इसको लिए हुए चित्र ऐसा बनाया गया, है ना। मलिक अंबर का कटे हुए सिर को जहांगीर लात मारेगा, तो मलिक अंबर का कटा सिर जहांगीर इसको लात मारते हुए ये चित्रित करवाएगा, है ना। थोड़ा भयावह टाइप का। आयार दानिश नामक पशुओं के किस्से कहानियों से संबंधित एक पुस्तक आएगी चित्रकारी की, ये सब उस समय मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा, पशु पक्षी मिल जाएंगे आपको, जो वास्तविक घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब मिल जाएंगी। फारूक बेग होंगे जहांगीर के दरबार में, भीम होंगे, इनायत होंगे, तो ये सब हम आपको बता चुके हैं। लेकिन एक बार फिर, फारूक बेग, भीम, इनायत खां, ये चित्रकार उस समय होंगे। बाकी का नाम आपको पता है, अकारिजा होंगे, अबुल हसन होंगे, मंसूर होंगे, है ना। अकारिजा, मंसूर, अली हसन, ये सब चित्रकार उस समय आपको मिल जाएंगे। ये चित्रकार गोवर्धन मिल जाएंगे, बिसनदास, मनोहर, ये सब जहांगीर के समय के चित्रकार थे जो आपको मिल जाएंगे। बालचंद मिल जाएंगे, दौलत मिल जाएंगे, मुखसिल मिल जाएंगे, मुखलिस नाम था, मुखलिस मिल जाएंगे, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। मनोहर भी ध्यान रखिएगा, बालचंद का भी मनोहर तो लिखा ही है, बालचंद, इसको भी मैं लिख देता हूँ, बालचंद, मुखलिस, ये सब चित्रकार आपको मिल जाएंगे जो इनके दरबारी चित्रकार थे, ठीक है। जहांगीर की फिर जब मृत्यु होगी उसके बाद में मुगल जो चित्रकला है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगी। जब शाहजहां आएगा तो शाहजहां बहुत छोटे छोटे चित्र कुछ बनवाएगा और चित्रित पांडुलिपियाँ वो विकसित कराएगा। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि चित्रित पांडुलिपि किसके समय विकसित हुई, तो ये शाहजहां के समय होंगी, है ना। भवन निर्माण के प्रति उसका उत्साह ज़्यादा रहेगा, चित्रकारी वो कम कर देगा, है ना। और शाहजहां जो होगा वो अपने चित्र बनवाना पसंद करेगा, खुद की तस्वीर है ना। जैसे वो ईश्वर का गुणगान कर रहा है, देवदूत स्वर्ग से ताज लेकर उतर आए हैं, मतलब वो खुश रहता था अपने आप में ही, स्वांता सुखाए वाली स्थितियाँ। यमन सुंदरियों का चित्र बनवा देगा, रंगमहल का, बिलासी जीवन, ईसाई धर्म के बारे में, ये सब चित्र वो बनाएगा, ठीक है। अब इस समय जैसे जो चित्र बनेंगे तो बहुत बारीकी से बनेंगे। जैसे इसका शाहजहां का चित्र आपको मिलेगा तो जैसे दाढ़ी के एक एक बाल आप देख सकते हैं, उसमें कैसे कैसे रंग प्रयोग किए गए हैं, रंगों को हल्का किया जाएगा, हल्की घुलन के साथ लगाया जाएगा, ये सब उस समय की विशेषताएं होंगी। समझ में आ रहे हैं। जैसे जो शाहजहां था बड़ा शौकीन प्रकार का, ताजमहल बनवाने वाला शौकीन तो होगा ही, तो ये वस्त्र, रत्न, ये सब आभूषण, जो रत्न आभूषण है, वस्त्र आभूषण, ये सब का बड़ा शौकीन था, तो इसको चित्रित कराएगा इस समय के जो चित्र में। दुधरा नगर दृश्य ये बनवाएगा, कहीं मतलब सब शान शौकत वाली चीज़ है। औरंगजेब जब आएगा तो औरंगजेब के समय तो बिल्कुल समाप्ति ही हो जाएगा। शाहजहां ने जो कसर छोड़ी थी औरंगजेब उसको समाप्त कर देगा, और औरंगजेब के समय अवसान शुरू हो जाएगा मुगल चित्रकला का। बात समझ में आ रही है। शाहजहां का काल तो हो गया, वो खुद के चित्र बनवाएगा, खुद खुश रहेगा, अपना खुद के, जैसे देवदूत उसको लेने आए हैं इस तरीके का चित्र, है ना, देवी देवताओं सुंदरियों का चित्र, ये सब बनवाएगा। और जब ये आएंगे महोदय औरंगजेब, तो औरंगजेब तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे। रूढ़िवादिता फिर इसमें आ जाएगी, कट्टर मुसलमान होने के कारण। औरंगजेब जो चित्रकला और संगीत इन दोनों से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहेगा,
चित्रकला संगीत दोनों इसमें रुचि नहीं लेगा, बंद हो जाएंगे। लघु चित्र कुछ बनेंगे, जैसे शिकार करते हुए, दरबार लगाते हुए, युद्ध करते हुए, ये सब चीज़ें उसमें दिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें स्थापत्य के बारे में और जो इसकी विशेषताएं हैं, स्थापत्य, अब जैसे बात करें अगर हम थोड़ा सा उद्योग धंधों की, उस समय क्या उद्योग धंधे थे, अगर इनकी भी बात कर लें, बहुत प्रश्न इस पे नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसे ओरली हम बात कर रहे हैं, तो सूती वस्त्र आपको मिलेगा मुगल काल में, है ना, और सरकार पूरा नियंत्रित करके उसकी खेती करवाएगी, निर्यात भी थोड़ा बहुत इसका होगा। भारत में जो निर्मित कपड़े होंगे उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता था, कैलिको। कैलिको, तो कैलिको जो शब्द था, कैलिको, कैलिको, तो कैलिको जो शब्द था ये भारत के जो निर्मित कपड़े होते थे उनके लिए, है ना। जहांगीर जो है वो अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग को प्रारंभ करेगा, जहांगीर शुरू करेगा ऊनी वस्त्र उद्योग, और ये कहाँ प्रारंभ करेगा ऊनी वस्त्र उद्योग? ये अमृतसर में इसको शुरू करेगा, है ना। चमड़ा उद्योग भी इस समय रहेगा, गुड़ और चीनी के उद्योग भी कुछ रहेंगे, जैसे बंगाल, गुजरात और पंजाब का जो क्षेत्र होगा। मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे, ये भी एक अच्छा उद्योग होगा, दिल्ली, बनारस और चुनार के आसपास का क्षेत्र। रेशम उद्योग भी इस समय होगा, आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका, बंगाल के पास में, है ना। तो ये सारे उद्योग धंधे होंगे उस समय के। अब और देखा जाए खेती के तहत जैसे तंबाकू का उत्पादन शुरू हो जाएगा 1604-5 में, 1604 के अंत में या 1605 में कह सकते हैं। अकबर का काल था, तो जब तंबाकू आएगा तो तंबाकू किसके समय आएगा? अकबर के समय में। अब 1604-5 की ये बात हो रही है, तो अब 1604-5 ईस्वी अंत में या 5 की शुरुआत में, तो अकबर के समय ये तंबाकू आ जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा इसको लाया जाएगा, है ना। मक्का भी लगभग इसी समय आ जाएगा, अमेरिका से मक्का आ जाएगी, संभवतः ऐसा माना जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी गेहूँ, चावल, बाजरा, दाल, ये सारी चीज़ें तो उगाई ही जाती थी, तभी तो खाते थे, नहीं तो सेना क्या खाएगी, जनता क्या खाएगी, लोग तो थे ही, ठीक है। अब मुगल काल में जो व्यापार वाणिज्य हो रहा है, मान लीजिए कि ये कपड़े बनाए गए, कैलिको और ये सब तंबाकू, ये सब का उत्पादन हुआ, तो इसका जो व्यापार वाणिज्य से जुड़े जो लोग थे, सेठ कहा जाता था उनको। एक आपने टाइटल सुना, एक तो मोदी जी का टाइटल आपने सुना है, एक आपने टाइटल सुना होगा बोहरा, बोहरा सुना है ना, बोहरा, तो बोहरा टाइटल, ऐसे सेठ, ये सब जो लोग थे ये व्यापार वाणिज्य में जुड़े रहते थे, है ना। बाकी दक्षिण भारत में जैसे चेट्टी शब्द आपने सुना है, तो व्यापारिक समुदाय वो भी हुआ करता था। जो व्यापार हो रहा था तो वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी हुआ करता था, एक अल्पकालिक ऋण। हुंडी क्या होता है? हुंडी जो होता है ये अल्पकालिक ऋण होता है, तो इसका प्रयोग होता था, अल्पकालिक ऋण का प्रयोग होता था, अल्पकालिक ऋण, हुंडी का प्रयोग ये हुआ करता था। वो चिट्ठी टाइप का होता था और एक निश्चित अवधि के बाद उसका भुगतान करना होता था, ठीक है। ऐसे ही सब चलता रहता है। अकबर के समय हिंदू मुस्लिम में उतना अंतर नहीं रहेगा, लेकिन जब औरंगजेब आएगा तो वस्तु के मूल्य का 5% हिंदुओं से लिया जाएगा कर के रूप में, लेकिन मुसलमानों की कर की दर 5% की जगह 2.5% कर दी जाएगी, ठीक है। कुछ एजेंट भी काम करते थे। एक शब्द आता है नाखुदा, तो नाखुदा जो थे ये एजेंट होते थे, किसके? ट्रेड के, व्यापारी के एजेंट ये हुआ करते थे, व्यापारी के एजेंट। जैसे जो जहाज आते थे ना, तो जहाज मालिक के एजेंट के रूप में ये होते थे, जहाज मालिक के एजेंट, जहाज मालिक के एजेंट ये होते थे, इनके एजेंट, इनको नाखुदा कहा जाता था। ऐसे ये सब चलता रहेगा। आंतरिक व्यापार भी होगा, बाह्य व्यापार भी होगा, राहदारी शुल्क जैसे अकबर ने समाप्त किया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ महिलाएं हैं जो कि इस काल में चर्चित रही हैं, उनको देखना चाहिए। उन महिलाओं पर प्रश्न पूछा जाता है। ज़्यादा महिलाएं तो चर्चित रही नहीं है, कोई किसी की बीबी है, कोई किसी की बहन है, उसी रूप में चर्चा होगी, लेकिन कुछ काम उन्होंने अलग किया है ना। जैसे एक नाम आता है गुलबदन बेगम का। तो गुलबदन बेगम जो थी, हुमायूंनामा की रचना इन्होंने की थी। हुमायूंनामा की रचना के लिए जानी जाती है ना।
अरबी फारसी की प्रकांड विद्वान थी, अरबी भी इनको आती थी और इनको फारसी भी आती थी, बहुत बढ़िया से विद्वान थी। एक नाम आता है ऐसे नूरजहां का। नूरजहां कौन थी ये तो आप जान ही गए होंगे, जहांगीर की पत्नी थी, है ना। और इनका एक गुट था नूरजहां का, श्रृंगार प्रसाधन और जेवरात में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि थी। तो श्रृंगार प्रसाधन और जेवरात में रुचि थी तो केवल रुचि ही नहीं रखा, इन्होंने उसमें बहुत सारा विकास भी किया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने खोजी। तो परिवर्तन भी उस समय आपको देखने को मिलेगा। जुनता गुट का नेतृत्व ये करती थी ना। और सबसे बड़ी बात थी कि जहांगीर के साथ शासन सत्ता भी संभालती थी, शासन में भी इनका हस्तक्षेप था। दर्शन जो बात होती थी, झरोखा दर्शन, सिक्के पर इनका चित्र मिलना, इनका नाम उकेरा हुआ मिलना, ठीक है ना, इनकी बात हो गई। एक महामनगा का भी नाम आता है। महामनगा धायमा थी किसकी? अकबर की। अकबर की ये धायमा थी महामनगा। पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा के लिए इनको जाना जाता है। हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा ए बेगम की इन्होंने स्थापना की थी। तो एक तो ये पेटीकोट शासन, या इसी को पर्दा शासन भी कहते हैं, इसके लिए इनको जाना जाता है। और दूसरा इनको जाना जाता है मदरसा ए बेगम की स्थापना के लिए। मदरसा ए बेगम की स्थापना के लिए भी इनको जाना जाता है, ठीक है। मुमताज़ महल को आप जानते ही हैं, शाहजहां की जो कई पत्नियां थी उनमें शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे शाहजहां, है ना। अब वहाँ पे आप घूमेंगे टहलेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये लव मैरिज हुई थी, बाकी अरेंज मैरिज हुई थी, तो लव मैरिज वाले को ज़्यादा ध्यान देते थे शाहजहां। ऐसे ही एक नाम आता है जहां आरा का, शाहजहां की जो बेटी होगी जहां आरा। जहां आरा ये शाहजहां की जो औलादें थी उनमें सबसे बड़ी पुत्री ये थी, धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला ही थी, है ना। और जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो दारा का पक्ष लिया था। दारा का पक्ष इसने लिया था। बेटी थी शाहजहां की, बड़ी बेटी, और दारा का पक्ष इसने लिया था। उसमें गुटों में मामला बढ़ गया था ना। तो और जो एक बात इसके बारे में और भी मैंने आपको बताई थी, जो कादरी सिलसिला था और कादरी सिलसिले के जो प्रमुख हुआ करते थे उनको ये मानती थी, कादरी सिलसिले से ये प्रभावी थी। और शाहजहां का जब बंदी जीवन चल रहा था तो शाहजहां के साथ में ये थी। तो शाहजहां को लास्ट में औरंगजेब क्या करेगा, बंद कर देगा, तो बंदी जीवन में ये उनके साथ ही रही, ठीक है ना। इनकी एक मम्मी थी, इनकी नूरजहां की अस्मत बेगम। बात सबकी हो गई है लेकिन इकट्ठा किए दे रहा हूं मैं। तो इत्र गुलाब से निकालने की विधि इन्होंने ही खोजी थी, अस्मत बेगम इसकी मम्मी थी, नूरजहां की माँ थी। जेबुन्निसा ये औरंगजेब की ये भी पुत्री थी, है ना। और औरंगजेब की पुत्री और जो शाहजादा अकबर था जो विद्रोही औरंगजेब का पुत्र, तो उसके साथ व्यवहार करने के कारण इसको निर्वासित कर दिया था जेबुन्निसा को। किसने? औरंगजेब ने, है ना। और जब उसको निर्वासित करके जेबुन्निसा चलिए देख लेते हैं। जेबुन्निसा को निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया। दिल्ली निर्वासन इसका हुआ, औरंगजेब ने किया। तो जब वहां पे दिल्ली ये पहुंची तो निर्वासन का बहुत बार लोग लाभ उठा लेते हैं, कई नेता भी हमारे हैं। तो बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय बनाया था, बैतुल उलूम। अच्छा, इससे एक चीज पता चलता है कि जब आगे शासन ये सब बढ़ेगा तो ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे। यूरोपीय भी उस समय आ रहे थे, उनसे भी भेंट हो रही थी, तो ये लोग ध्यान देने लगे थे, ठीक है। अब स्थापत्य तो हो गया, साहित्य की भी थोड़ी सी बात हमको करनी चाहिए, है ना, फटाफट, ज़्यादा कुछ नहीं। जो मुगल काल का साहित्य है, साहित्य किस भाषा में आपको मिलेगा? फारसी साहित्य। ज़्यादातर जो साहित्य की भाषा उस समय की होगी, और जो अनुवाद होंगे वो तो ठीक है, मूल साहित्य किस भाषा में होगा वो अलग बात है। फारसी जो है वो फारसी इस समय अपने उसमें रहेगा, फारसी में साहित्य रचे जाएंगे। तो फारसी राजभाषा इस समय होती, तो साहित्य रचनाएं, अनुदित रचनाएं वो सब इसी में लिखी जाएंगी। जैसे बाबरनामा है, बाबरनामा को एक नाम से और जानते हैं, तुजुक बाबरी। बाबरनामा
या तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। अब तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा ये है क्या? ये बाबर की क्या है? ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है और इसका अनुवाद बाद में होगा। बाबरनामा क्या है? बाबर ने ये रचना की थी और उसकी ये आत्मकथा है। बाद में इसका अनुवाद करेंगे खानखाना, है ना, 1583 में। 25 वर्ष 1504 से 1529 के बीच की ये बाबर इसको अपना वर्णन करेंगे। 1504 से 29 के बीच का वर्णन इसमें लेगा और बाद में ये होगी तुर्की में, तुर्की भाषा में, है ना। तो ये तुर्की भाषा में इसको लिखा जाएगा, तुर्की भाषा में मूल रूप से। बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया जाएगा, खानखाना करेंगे, फारसी में इसका अनुवाद खानखाना करेंगे। तो एक बाबरनामा हो गई। एक हुमायूं नामा है, गुलबदन बेगम इसको लिखेंगी। पहले इसके दो भाग होंगे, पहले भाग में बाबर और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास वर्णित है। तो हुमायूं नामा, दो भाग, बाबर हुमायूं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। गुलबदन बेगम पढ़ी लिखी थी तभी तो लिख पाई, तो पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ही है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, बस इतना ही कर दिया तो अमर हो गई। और क्यों कर पाई? क्योंकि पढ़ी लिखी थी। ऐसे नामा की बात किया जाए तो अकबरनामा भी है, अकबरनामा। और अकबरनामा जो है, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा रचित है। अकबर के जीवन काल की इसमें घटनाएं हैं। दो भाग इसके भी हैं। पहले भाग में 30 वर्ष का वर्णन इसने किया है, जीवन के आरंभिक 30 वर्ष का, अबुल फजल 30 वर्ष, और बाद में दूसरे भाग में 46 वर्ष। ठीक है, तो अकबर की जीवन का दूसरे भाग में 46 वर्षों का वर्णन, पहले भाग में 30 वर्षों का वर्णन। 3 भाग है इसके बेसिकली। और तीसरा में अकबर की शासन प्रणाली इसने दिखाई है। 3 भाग है इसके, 3 भाग, ये भाग इसके 3 हैं। तो यहाँ पे शासन प्रणाली, अकबरनामा नाम है तो अकबर के बारे में ही इसमें बात की गई है। तो हुमायूं नामा, अकबरनामा। ऐसे ही एक नामा है शाहजहां नामा, इनायत खान ने इसको रचा है। औरंगजेब के शासन के आरंभिक कुछ वर्षों का इतिहास इसमें है ये नाम इसका शाहजहां नामा। शाहजहां नामा, इनायत खान, औरंगजेब के शासन का वर्णन। आपको शासन का वर्णन इसमें शाहजहां नामा में ये मिलेगा। एक नामा और है, उस नामा का नाम है आलमगीर नामा। ये काजिम सिराजी की पुस्तक है, आलमगीर नामा। काजिम सिराजी की पुस्तक है, काजिम सिराजी। आलमगीर नामा जो ये पुस्तक है, इसमें औरंगजेब के शासनकाल के कुछ आरंभिक वर्षों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये भी औरंगजेब से ही रिलेटेड है। औरंगजेब, ये भी याद रखना जरूरी है, प्रश्न ऐसे ही तो पूछे जाएंगे। आलमगीर नामा, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सी है? एक है चहार चमन। तो चहार चमन चंद्रभान ने लिखा है इसको। चहार चमन चंद्रभान की है और शाहजहां के शासनकाल के बारे में इन्होंने बताया है। चहार चमन, लिस्टिंग कर लीजिए, इसकी लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ ले आते हैं, छोटी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पुस्तक का नाम है चहार चमन और ये शाहजहां के शासन से संबंधित है और चंद्रभान ने इसकी रचना की है। चंद्रभान ने इसकी रचना की है, उसकी शासन प्रणाली, उसके कार्यों का। अब कुछ तारीख वाली है, तारीख शाहजहानी, तारीख शाहजहानी, तारीख ए शाहजहानी। अब और आएंगी तारीख ए, ऐसे ही कई पुस्तक आएंगी, तारीख अल्फी आएगी। तो ये सादिक खां की पुस्तक है, सादिक खां, है ना। और सादिक खां की जो ये पुस्तक है ये शाहजहां से रिलेटेड है, शाहजहां से रिलेटेड है। और तारीख जो अल्फी है ये मुल्ला दाऊद की पुस्तक है, इस्लाम धर्म के 1000 सालों का इतिहास, है ना। तो अल्फी, मुल्ला दाऊद, इस्लाम धर्म
इस्लाम धर्म का 1000 साल का इतिहास, 1000 वर्षों का इतिहास इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे ये एक पुस्तक आपको मिल जाएगी, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर और मोतमिद खां की संयुक्त कृति है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। अब इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो ये भी पूछा जा सकता है इसके लेखक कौन है। तो एक तो मोतमिद खां और इसके साथ में जहांगीर भी थे, इन दोनों ने मिलके इसको लिखा था। जहांगीर के जीवन से संबंधित है, उनके शासनकाल की जानकारी है। ठीक है, ऐसे ही औरंगजेब के समय के जीवन से रिलेटेड एक पुस्तक है, उसका नाम है फुतुहात ए आलमगीरी। और औरंगजेब से संबंधित है ये। और फुतुहात ये आलमगीरी जो है, ये इसके लेखक हिंदू हैं, ईश्वर दास की ये पुस्तक है, औरंगजेब से ये रिलेटेड है, फुतुहात ये आलमगीरी। बाकी अकबर के नाम की एक पुस्तक है, तबकात अकबर, ये निज़ामुद्दीन अहमद की कृति है और इसके 9 भाग हैं। दिल्ली सल्तनत का पूरा मुग़ल इतिहास, इसमें आपको दिल्ली सल्तनत का और साथ में मुग़ल इतिहास, ये दोनों इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी बहुत सारी और रचनाएं हैं, जैसे बदायूनी की जो है, इन्होंने बदायूनी ने अनुवाद किया था रामायण का। नकी खां, बदायूनी, अबुल फजल और फैज़ी, इन सब ने मिलके महाभारत का अनुवाद किया था। लीलावती का अनुवाद फैज़ी करेंगे। ऐसे कालिए दामन का अनुवाद ये अबुल फजल करेंगे। नल दमयंती फैज़ी की रचना हो जाएगी। राज तरंगड़ी का अनुवाद होगा शाह मोहम्मद सहवादी करेंगे, है ना। अथर्ववेद का अनुवाद बदायूनी और हाजिम इब्राहिम सरहिंदी करेंगे। तो ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। बाकी दारासिको के बारे में मैंने आपको बताया, 52 उपनिषद, गीता, योग वशिष्ठ, इन सब का अनुवाद उसने करवाया था, है ना। संस्कृत की भी कुछ रचनाएं आपको मुगल कालीन साहित्य में मिलेंगी, जैसे जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की। जगन्नाथ गंगा लहरी और रस गंगाधर इसमें लगा दीजिए, ये 2 रचनाएं इन्होंने की। ऐसे पद्म सुंदर थे, उन्होंने अकबर शाही और सिंगार दर्पण की रचना की। ये पूछे जा सकते हैं, पद्म सुंदर। तो पद्म सुंदर की 2 रचनाएं हैं, एक है अकबर शाही और दूसरी है सिंगार दर्पण। इसकी रचना इन्होंने की थी। तो ये उस समय का। बाकी एक जो भानुचंद थे, भानुचंद चरित भी लिखा गया था, आचार्य सिद्धचंद ने उसकी रचना की थी। तो ये पूरा हमारा आज जो मुगल था वो समाप्त हो गया, हर रूप में समाप्त हो गया। शासक हो गया, स्थापत्य हो गया, साहित्य हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अब अगले हम 1-2 चैप्टर देखेंगे, फिर आधुनिक भारत की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।